चलिए आज बात करते हैं एक बिल्कुल नए आजाद हुए देश की, उसके एक बहुत बड़े सपने की। सपना था जमीन से एक मजबूत औद्योगिक भविष्य बनाने का, और उस भविष्य की नींव रखी जानी थी इस्पात पर। ये कहानी है उसी सपने को हकीकत में बदलने की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक नया राष्ट्र अपनी किस्मत, अपनी नियति खुद कैसे लिखता है। ये कहानी महत्वाकांक्षा, एक सोची समझी रणनीति और राष्ट्र निर्माण के जज्बे की है, जिसका जवाब भारत ने अपने शुरुआती दशकों में देने की कोशिश की। तो कहानी की शुरुआत होती है राष्ट्र की नींव से। आजादी तो मिल गई थी, पर अब सामने खड़ी थी आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी, एक विशाल चुनौती। मतलब अगर सच में एक मजबूत और समृद्ध देश बनना था, तो तेजी से औद्योगिकीकरण करना ही एकमात्र रास्ता था। और जानते हैं इस चुनौती का जवाब क्या था? एक बहुत बड़ा दांव, इस्पात पर। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना ने बहुत साहसिक फैसला लिया। फैसला था भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने का, और इस पूरी रणनीति के दिल में था स्टील। तो आखिर स्टील ही क्यों, इतना जरूरी क्यों था ये? देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने स्टील को राष्ट्रीय विकास के बिल्कुल सेंटर में रखा। चाहे रेलवे की पटरियां बिछानी हो, बड़े बड़े पुल बनाने हो, बांध खड़े करने हो, या फिर देश की रक्षा, हर चीज की बुनियाद स्टील पर ही टिकी थी। आत्मनिर्भरता का रास्ता सचमुच स्टील से ही होकर जाता था। लेकिन इतना बड़ा सपना, इसके लिए पैसा और टेक्नोलॉजी आएगी कहां से? याद रखिए, वो शीत युद्ध का दौर था। दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, और यहीं पर भारत ने अपनी कूटनीतिक समझदारी का इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं गुटनिरपेक्षता की शक्ति। एक बंटी हुई दुनिया में एक शानदार कूटनीतिक चाल। तो ये गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक जुमला नहीं था, ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। शीत युद्ध के दौरान भारत ने तय किया कि वो न तो सोवियत गुट के साथ जाएगा और न ही पश्चिमी गुट के, और इसका फायदा ये हुआ कि भारत दोनों ही पक्षों से अपनी जरूरत के हिसाब से मदद और टेक्नोलॉजी ले सका। कह सकते हैं कि ये देश के औद्योगिक निर्माण के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था। और असल में ये काम कुछ इस तरह करता था। एक तरफ भारत सोवियत संघ से मदद ले रहा था, और वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों से भी सहायता हासिल कर रहा था। शीत युद्ध के उस तनाव भरे माहौल में ये एक कमाल का कूटनीतिक संतुलन था, है ना? तो इस सारी प्लानिंग और डिप्लोमेसी का नतीजा क्या निकला? नतीजा शानदार था। 4 दिशाएं, एक संकल्प। भारत के इस्पात उद्योग के वो 4 स्तंभ तैयार हुए, जिन्होंने देश के औद्योगिक भविष्य की नींव रखी। देश के अलग अलग कोनों में 4 बहुत बड़े स्टील प्लांट लगाए गए। तो ये हैं वो 4 बड़े खिलाड़ी। झारखंड में बोकारो और छत्तीसगढ़ में भिलाई, ये दोनों बने पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। फिर उड़ीसा में राउरकेला, जिसे बनाने में पश्चिमी जर्मनी ने मदद की, और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, जो ब्रिटेन के सहयोग से बना। हर प्लांट अपने आप में एक अलग साझेदारी की कहानी है। सोवियत संघ के साथ जो साझेदारी थी, वो भारत के औद्योगिकीकरण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। 1955 में बना भिलाई प्लांट तो भारत सोवियत आर्थिक सहयोग का एक आइकॉनिक सिंबल बन गया। और उसके बाद 1964 में बोकारो प्लांट आया, जो देश का चौथा बड़ा पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट था, जिसने भारत की उत्पादन क्षमता को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और मजे की बात यह है कि एक तरफ सोवियत संघ था, तो दूसरी तरफ भारत ने पश्चिमी देशों की एक्सपर्टाइज का भी पूरा फायदा उठाया। 1959 में पश्चिमी जर्मनी की मदद से बना राउरकेला प्लांट। यह भारत का पहला प्लांट था जिसने स्टील बनाने के लिए एडवांस्ड एलडी प्रोसेस का इस्तेमाल किया। और फिर 1956 में ब्रिटेन की मदद से दुर्गापुर प्लांट बना। ये गुट निरपेक्षता की नीति का एक्शन में एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। इन प्रोजेक्ट्स को लेकर देश में जो गर्व था, जो जज्बा था, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तभी तो कहा गया कि ये सिर्फ कारखाने नहीं थे, ये आधुनिक भारत के मंदिर थे। इस एक लाइन से पता चलता है कि इन औद्योगिक परियोजनाओं को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती थी। तो ये तो थी कल की बात। चलिए अब देखते हैं कि इन कल के मंजरों की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। बात करते हैं भारत की इस्पात की रीढ़ की, उस स्थायी विरासत की जो आज भी उतनी ही मजबूत है। जरा इस बदलाव को देखिए, कहां वो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें और कहां आज धधकता हुआ स्टील का उत्पादन। ये सफर कमाल का है। जो कल सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स थी, वो आज देश की अर्थव्यवस्था के पावरफुल इंजन बन चुके हैं।
इनकी देन सिर्फ स्टील तक ही सीमित नहीं थी। अरे नहीं, इनका असर तो बहुत गहरा था। ये स्किल डेवलपमेंट के सेंटर बने, इनके लगने से शहरीकरण को बढ़ावा मिला और इनके चारों तरफ पूरे के पूरे नए शहर बस गए। इनसे जुड़े अनगिनत छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिला और लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। आज यही प्लांट्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल की रीढ़ हैं और इन्हीं की बदौलत भारत दुनिया के टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक है। तो इस कहानी के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। वो थे कल के मंदिर, जो औद्योगिकीकरण और आत्मनिर्भरता के प्रतीक थे। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के भारत के नए मंदिर क्या हैं? आज वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी राष्ट्रीय प्रगति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है?